इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसकी ताकत और क्रूरता ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले जितनी जमीन जीती उतनी तो शायद सिकंदर ने भी नहीं जीती थी। हम बात कर रहे हैं खानों के खान चंगेज खान की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इंसान पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने निकला था, वो हिंदुस्तान की दहलीज पर आकर आखिर रुक क्यों गया? यही वो पहेली है जिसने इतिहासकारों को सदियों से परेशान कर रखा है। सोचिए, एक ऐसा विजेता जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य कांपते थे, जिसने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो सिंधु नदी के किनारे पहुंचकर वापस क्यों लौट गया? आइए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये चंगेज खान की सोच थी। वो सच में खुद को ऊपर वाले का भेजा हुआ एक कहर मानता था, एक ऐसी ताकत जिसे रोकना नामुमकिन था। और उसकी ये पूरी शख्सियत इस एक लाइन में साफ झलकती है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले चंगेज खान को समझना होगा। हमें उस कहानी में उतरना होगा जब दुनिया उसे चंगेज खान के नाम से नहीं बल्कि तैमूरजिन के नाम से जानती थी। तैमूरजिन का सत्ता तक पहुंचना बहुत ही तेज और क्रूर था। सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई और इसके बाद उसका पूरा जीवन, आप कह सकते हैं, एक संघर्ष की मिसाल बन गया। इसी संघर्ष ने उसे एक ऐसे लीडर में बदल दिया जो इतिहास लिखने वाला था। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यही कठिनाइयां थीं जिन्होंने तैमूरजिन के अंदर के योद्धा को जगाया। उसे और उसके परिवार को कबीले से बाहर निकाल दिया गया था। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और शायद यही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। उस जमाने में जब सब कुछ खून के रिश्तों पर, परिवार पर चलता था, तैमूरजिन ने काबिलियत को चुना। उसने एक ऐसी सेना बनाई जो सिर्फ वफादार नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कुशल भी थी। ये उस वक्त के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। अब जरा इस कहानी पर गौर कीजिए। 1201 की लड़ाई चल रही है। अचानक एक तीर आता है और सीधा तैमूरजिन के घोड़े को लगता है। तैमूरजिन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। लड़ाई जीतने के बाद तैमूरजिन ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया और पूछा, मेरे घोड़े पर तीर किसने चलाया था? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि जो भी सामने आएगा उसकी मौत तो पक्की है। तभी एक सैनिक निडर होकर आगे बढ़ा और बोला, वो तीर मैंने चलाया। तैमूरजिन उस सैनिक की बहादुरी और जबरदस्त निशानेबाजी से इतना खुश हुआ कि उसने उसे मौत की सजा देने के बजाय अपनी सेना में एक बहुत बड़ा पद दे दिया। और यही सैनिक आगे चलकर इतिहास के सबसे खतरनाक जनरल्स में से एक बना, जिसका नाम पड़ा जेबे, यानी तीर। ये घटना चंगेज खान की सोच को पूरी तरह से दिखाती है। तो अब देखते हैं कि मंगोल पश्चिम की ओर क्यों बढ़े, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधे भारत की सीमा तक ले आया। और इस सब की शुरुआत हुई एक मामूली से दिखने वाले व्यापारिक कारवां से। हुआ ये कि ख्वारिज़मिया साम्राज्य के शाह ने एक के बाद एक कई बड़ी गलतियां की। पहले तो उसने चंगेज खान के भेजे व्यापारियों को जासूस बताकर मरवा दिया। फिर जब खान ने इंसाफ मांगा तो उसने दूतों की दाढ़ी मुंडवाकर उनका अपमान किया। मंगोल संस्कृति में दाढ़ी मर्दानगी का प्रतीक थी और ये अपमान सीधा सीधा जंग का बुलावा था। और जिस गवर्नर ने लालच में उन व्यापारियों को मारा था, उसकी सजा भी उसी के अपराध का प्रतीक बनी। कहानियों के मुताबिक उसकी आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी भर दी गई। ये मंगोलों के क्रूर न्याय का एक जीता जागता उदाहरण था। इस युद्ध का नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदाजा है कि 10 लाख से लेकर 60 लाख लोग मारे गए। ख्वारिज़्मा का वो अमीर साम्राज्य बस राख के ढेर में बदल गया। ख्वारिज़मिया साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब मंच सज रहा था उस आखिरी टकराव के लिए जो सिंधु नदी के किनारे होना था। शाह का बेटा जलाल अल-दीन अपने पिता की तरह भागा नहीं। उसने लड़ाई लड़ी। उसने मंगोलों को एक लड़ाई में हराया भी और इस दौरान चंगेज खान के एक दामाद को मार डाला। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी थी। अब चंगेज खान खुद अपनी पूरी ताकत के साथ जलाल अल-दीन के पीछे पड़ गया और आखिरकार 1221 में उसने जलाल अल-दीन को सिंधु नदी के किनारे घेर लिया। एक तरफ थी विशाल मंगोल सेना और दूसरी तरफ एक उफनती हुई नदी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पकड़े जाने के बजाय जलाल अल-दीन ने अपने घोड़े के साथ सीधे सिंधु नदी में छलांग लगा दी और तैरकर हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच गया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना नदी के किनारे खड़ी बस देखती रह गई।
तो यहीं हम उस मूल सवाल पर वापस आते हैं, चंगेज खान नदी के उस पार क्यों नहीं गया? अब हम उन रणनीतिक कारणों को देखेंगे जिन्होंने उसे रोक दिया। तो देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, ये कई वजहों का एक मिला-जुला असर था। एक तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाते हुए जलाल अल-दीन को पनाह नहीं दी। दूसरा, मंगोल साम्राज्य में दूसरी जगहों पर विद्रोह हो रहे थे जिन्हें दबाना ज्यादा जरूरी था। तीसरा, भारत की गर्म और नम जलवायु मंगोलों और उनके घोड़ों के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। और सबसे अहम बात, चंगेज खान का मुख्य दुश्मन जलाल अल-दीन भाग चुका था। दिल्ली सल्तनत से उसकी कोई सीधी दुश्मनी थी ही नहीं। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। लेकिन भारत पर हमला न करने का फैसला चंगेज खान से जुड़े कई रहस्यों में से सिर्फ एक है। उसका पूरा साम्राज्य और उसकी अपनी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई थी। जरा सोचिए, उस जमाने में जब खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में महीनों लग जाते थे, चंगेज खान ने याम नाम का एक ऐसा डाक नेटवर्क बनाया था जहां संदेश एक दिन में 200 मील तक पहुंच सकते थे। ये उसके साम्राज्य की आंखें और कान थे जो उसे अपने समय से सदियों आगे रखते थे। और कमाल की बात तो ये है कि हम ठीक से ये भी नहीं जानते कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक आखिर दिखता कैसा था। उसने कभी अपनी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं बनवाई। उसकी मौत को भी एक राज रखा गया और उसकी कब्र को छिपाने के लिए तो अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों को ही मार दिया गया था। आज 800 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि चंगेज खान को कहाँ दफनाया गया है। ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। और इसी रहस्य से जुड़ी है एक किंवदंती कि अगर चंगेज खान की कब्र मिल गई तो दुनिया का अंत हो जाएगा। ये इतिहास और मिथक का एक ऐसा कमाल का मिश्रण है जो चंगेज खान की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो सवाल यही है कि अगर ये कब्र कभी मिल गई तो क्या होगा?